बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज का हमारा है वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी से रिलेटेड। इसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो गैस एक्सचेंज होती है लंग्स में, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है लंग्स में, उनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। अगर तो वो आपके पास जो परफ्यूजन और वेंटिलेशन जो है वो आपके पास नॉर्मली हो रही है, तो बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। अगर आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रही है तो आपके पास बॉडी में हाइपर कैपनिया, हाइपर कार्बिया, ठीक हो गया, हाइपोक्सीमिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेंटिलेशन से। वेंटिलेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो हमारे पास वेंटिलेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट फ्रॉम द लिवर, सॉरी फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। कि हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम, एक एयर का जो टोटल वॉल्यूम होता है ना, वो हमारे पास कितना लंग्स में जाता है और कितना लंग्स से रिमूव होता है। ठीक हो गया। ये जितना भी आपके पास एयर का वॉल्यूम होता है ये कहलाता है वेंटिलेशन। और अगर हम परफ्यूजन की बात करें तो हमारे पास टोटल ब्लड फ्लो, टोटल ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लंग। ठीक है। तो लंग्स की तरफ जितना ब्लड फ्लो जाता है उसको हम कहते हैं परफ्यूजन। और वेंटिलेशन को हम प्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक हो गया। और परफ्यूजन के लिए रिप्रेजेंटेशन साइन होता है क्यू। ठीक है जी। तो इन दोनों का हमारे पास जो रेशो आती है उसको हम बोलते हैं वी क्यू रेशो। ठीक हो गया। वी क्यू रेशो। ठीक है। तो आपके पास वेंटिलेशन जो होती है नॉर्मल हेल्दी, कोई भी अगर आपके पास ह्यूमन है तो उसमें वेंटिलेशन की जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास कितना होता है, वो होता है हमारे पास 4 लीटर। 4 लीटर। ठीक है। और परफ्यूजन हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है लंग्स की तरफ वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास 5 लीटर। तो अगर हम वी ओवर क्यू रेशो देखें तो हमारे पास 4/5। तो ये कितना आंसर आता है, ये हमारे पास आंसर आता है 0.8। ठीक है। तो नॉर्मली वी ओवर क्यू वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशो हमारे पास कितनी होती है, 0.8। कुछ ऐसी कंडीशन होंगी कि आपके पास ये जो वी ओवर क्यू रेशो है ये आपके पास डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे के सारे रिलेशंस जो होंगे वो हम आज देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम जो बात डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं अब वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन से हमारे पास हम शुरू करते हैं मैथमेटिकली वेंटिलेशन को किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। वेंटिलेशन, ठीक है जी। तो वेंटिलेशन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रॉम द लंग। तो आपके पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होगा हमारे पास, कि टोटल नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, कि 1 मिनट में कोई बंदा कितने सांस लेता है वो आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। वॉल्यूम हमने देखा था कि हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, टाइडल वॉल्यूम आपके पास हमने देखा था कि वो होता है 0.5 लीटर हमने कहा था। तो और उसको अगर हम मिलीलीटर में देखें तो हमारे हमारे पास कितना होगा, 500 ml, हाफ लीटर। और मल्टीप्लाई करें अगर हमारे पास तो 1 मिनट में, पर मिनट में आपके पास जो ब्रीथिंग रेट होता है ना वो होता है 12 to 20। ठीक है। 1 मिनट में नॉर्मल ह्यूमन 12 से 20 दफा सांस लेता है। तो 500 × 20 अगर हम करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो तकरीबन आता है हमारे पास 10,000 ml। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल वेंटिलेशन होती है हमारे पास। अब इसी वेंटिलेशन को अगर हम देखें तो बॉडी में वेंटिलेशन जो होगी वो आपके पास दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं हमारे पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन और दूसरी हमारे पास होगी डेड स्पेस वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन एक होगी हमारे पास और दूसरी होगी डेड स्पेस वेंटिलेशन। एल्व्यूलर वेंटिलेशन हमारे पास उस वेंटिलेशन को हम कहेंगे कि जिधर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, यूजफुल फॉर द गैस एक्सचेंज। और डेड स्पेस वेंटिलेशन हमारे पास वो होती है कि जिधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन हो रही है, वहां पे गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म नहीं हो रहा होता। यहां तक, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन में क्या होगा, कि गैस एक्सचेंज। और डेड स्पेस वेंटिलेशन में हमारे पास ये जो होती है ये होती है वेस्टेड वेंटिलेशन। वेस्टेड वेंटिलेशन, और इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास नो गैस एक्सचेंज, यहां पे कोई भी गैस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो नहीं होता।
इसी को अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास जो डेड स्पेस वेंटिलेशन है, हमने कहा तो डेड स्पेसिस बेसिकली बॉडी में टू टाइप्स की डेड स्पेसिस होती हैं। एक होती है हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस, एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होंगी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। यहां पे हम बनाते हैं कि हमारे पास इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे हमने शुरू में एनाटॉमिकली देखा था, सबसे पहले तो आपके पास दो, मेनली जो लंग ट्री होता है आपके पास उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कंडक्टिंग और एक होता है हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन, दो जोन्स होते हैं, ठीक हो गया। तो जो हमने कहा था कि कंडक्टिंग जोन है, कंडक्टिंग जोन मेनली आपके पास किस, हमारे पास कौन से जो पार्ट थे उस पे हमारे पास लाई कर रहा था, तो वो मेनली कंडक्टिंग जोन में हमारे पास आ जाता था नोज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रोंकाई। तो ये जितना भी पार्ट था हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ एयर की कंडक्शन करवा रहा था, यहाँ पे कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रही थी। तो दीज आर द एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस, ठीक हो गया। तो हमारे पास कौन सी एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस होंगी, जो कि कंडक्टिंग पोर्शन होता है हमारे पास उसका पार्ट, और उसमें अगर हम एग्जाम्पल दें तो नोज आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा पेशेंट, पेशेंट तो नहीं, नॉर्मली ट्रेकिया, ठीक है जी। तो ये सारा आपके पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, यहाँ पे कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होती। गैसेज एक्सचेंज का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रेकिया के साथ ऐसा नहीं होगा कि ट्रेकिया में डायरेक्ट ऑक्सीजन जो होगी ट्रेकिया वो ब्लड में फेंक देगा, नहीं फेंक सकता। ना कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से एयर को इनहेल कर सकते हैं इनकी मदद से। दूसरी तरफ हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस होती है हमारे पास, इनमें दो आपके पास कॉम्बिनेशन होगा। एक तो हमने कहा कि आपके पास एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल जो पहले हमने की वो होंगी, और इसके अलावा हमारे पास वो एल्वोलाई जहां से गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती, एल्वोलाई डोंट एक्सचेंज गैस, वो सारी की सारी एल्वोलाई हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होंगी। अब कौन सी ऐसी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एल्वोलाई है अगर, तो यहाँ पे म्यूकस प्लग हमारे पास आ चुका है। म्यूकस प्लग का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास पेशेंट को क्या था, सिस्टिक फिब्रोसिस, ब्रोंकाइएक्टेसिस है पेशेंट को, तो जिसके नतीजे में यहाँ पे म्यूकस प्लग ने ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा दी है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा दी है तो क्या एयर को इनहेल कर पाएगा ये पेशेंट, नहीं कर पाएगा। तो ये जो एल्वोलाई है इसमें कोई एयर आएगी, इसमें एयर नहीं आएगी। अगर इसमें एयर नहीं आएगी मतलब इसका ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन नहीं आ रही। अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही तो ऑक्सीजन ही तो मेन होती है आपके पास गैस एक्सचेंज में मेनली, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ना रिमूव किया जा रहा है ना ऑक्सीजन हमारे पास इनसाइड आ रही है, तो ये जो हमारे पास एल्वोलाई होगी ये बन जाएगी एल्वोलाई डोंट एक्सचेंज गैसेस, मतलब कि ये डेड स्पेसिस हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बन चुकी होगी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली हमने क्या देखा कि पहले हमने कहा कि वेंटिलेशन जो होती है उसको मेनली टू डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन और डेड स्पेस वेंटिलेशन। एल्व्यूलर वेंटिलेशन नॉर्मली हमारे पास जो हम जिस एल्वोलाई हमारे पास जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है गैस एक्सचेंज में, वो आपके पास होती है एल्व्यूलर वेंटिलेशन, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो वेंटिलेशन होगी वो डेड स्पेसिस। तो डेड स्पेसिस भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस और दूसरी होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस की बात करें तो ये आपके पास इन डिजीज कंडीशन में, कि अगर कोई पेशेंट डिजीज के साथ है तो उसकी बॉडी में क्या होगा कि एनाटॉमिक सॉरी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है जी। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी एक बात देख लें कि हमारे पास यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये फार्मूला है, इसको बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है, MINUTE, मिनट वेंटिलेशन, कि एक मिनट में कितनी वेंटिलेशन हुई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा एल्व्यूलर वेंटिलेशन को अगर हमने फाइंड करना है हमारे पास, उसको हम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमारे पास क्या था कि यहाँ पे हमने कहा कि टोटल वॉल्यूम, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या हम रेस्पिरेटरी रेट भी कह सकते हैं ना। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास VT टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हमने जो फॉर्मूला फाइंड करना है वो आपके पास कौन सा है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन, ठीक है।
तो एल्व्यूलर वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन में वी ए इज इक्वल टू, अब हम टाइडल वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे वी टी टाइडल वॉल्यूम, सबट्रैक्ट मतलब इसमें से हम माइनस करेंगे डेड स्पेसिस वी डी, क्योंकि डेड स्पेसिस जो होती हैं वो तो हमारे पास वेंटिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से उसको माइनस किया, और मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मल एल्व्यूलर, ये तो थी आपके पास, सपोज किया हमने कितनी हो सकती है, अगर सारी जितनी एयर इनहेल कर रहे हैं उसके नतीजे में सारी ही एक्सचेंज हो रही है गैसेस के साथ, तो हमारे पास कुछ ये आपके पास आंसर आता था, तो इतनी आपके पास थी मिनट वेंटिलेशन। लेकिन एल्व्यूलर वेंटिलेशन जो हमारी एल्वोलाई नॉर्मली वेंटिलेशन करवाती हैं, उसमें अगर देखें कि टाइडल वॉल्यूम वही है हमारे पास, हम हाफ लीटर 500 ml इनहेल करते हैं गैस, और इसमें से हमारे पास जो बॉडी में डेड स्पेसिस होती है ना, उसमें 150, जो 150 ml गैस है ना, वो डेड स्पेसिस में चली जाती है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें रेस्पिरेटरी रेट के साथ, तो मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये जितना भी आंसर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, वो आपके पास होगी एल्व्यूलर वेंटिलेशन। तो एल्व्यूलर वेंटिलेशन हमारे पास जो टेक प्लेस बॉडी में होती है वो मिनट वेंटिलेशन से कम होती है, क्योंकि डेड स्पेसिस जो हैं वो कुछ एयर को हमारे पास नॉर्मली वैसे ही क्या करवा देती हैं, हमारे पास उसको यूज नहीं होने देती। ठीक हो गया, वो रिजर्व होती है, मतलब कि वो आपके पास यूजलेस होती है, वो जो डेड स्पेसिस में गैस होती है। ठीक हो गया, यहां तक हमारे पास बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और हम डेड स्पेसिस को अब एक्सप्लेन करता हूं मैं थोड़ा सा डिटेल में, कि डेड स्पेसिस जो हैं, अगर हमने डेड स्पेस को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डेड स्पेसिस, ठीक हो गया, डेड स्पेस नॉर्मली हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको समझने से पहले हमारे पास यहाँ पे एक चीज देखें, कि जो हमारे पास यहाँ पे नोमेनक्लेचर में कैपिटल ए होगा ना, वो आपके पास होगा एल्वियोलर के लिए, ठीक है, और जो स्मॉल ए होगा वो आपके पास किसके लिए होगा, आर्टीरियल के लिए। आर्टीरियल हमारे पास जो भी कंटेंट होगा ना, दो किस्म की हमारे पास, एक आर्टरीज होती हैं, एक एल्वोलाई होती हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसको मैं एक दफा से रिमूव करता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास है आर्टरी कैपिलरी, ठीक हो गया। तो इसको किस चीज से मेंशन करेंगे नोमेनक्लेचर में, स्मॉल ए से, ठीक है। और जिधर भी एल्वोलाई होगी, एल्वोलाई का पार्शियल प्रेशर अगर हमने प्रेजेंट करना होगा तो उसको हम करेंगे कैपिटल ए से, ठीक है जी। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूं कुछ, मैं नेक्स्ट लिखता हूं हमारे पास पार्शियल प्रेशर, तो अगर PaO2 मैंने लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, ए एल्व्यूलर है तो एल्व्यूलर ऑक्सीजन, एल्व्यूलर O2 एल्व्यूलर ऑक्सीजन, फिर अगर मैं लिखूं हमारे पास PaCO2 तो हमारे पास एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, कि मैं यहां पे लिखूं P a O2, इसका मतलब ये होगा कि आर्टीरियल ऑक्सीजन, ठीक है, आर्टीरियल O2, और इसी के साथ हमारे पास PaCO2, इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये होती है कि PV, वी का मतलब क्या होगा कि वीनस प्रेशर, जो आपके पास वी है वीनस प्रेशर, वीनस प्रेशर, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास PE, ई का मतलब ये होगा कि एक्सपायर्ड प्रेशर, कि वो प्रेशर कि जो आपके पास लंग से बाहर गैस जा रही है, एक्सपायर्ड प्रेशर, ठीक हो गया। तो ये सारे फार्मूलाज थे हमारे पास, हमें पता होना चाहिए, एल्व्यूलर प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, वीनस प्रेशर एंड एक्सपायर्ड प्रेशर। अब इस डायग्राम पे आ जाएं आप लोग, ये देखें जरा, तो इस पे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, PvCO2, मतलब कि वीनस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिखा हुआ है, कि वेन्स में, जो वेन्स होती हैं जो कि रिटर्न ब्लड को लंग्स की तरफ ले आती हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो वो आपके पास होता है 46 मिलीमीटर मर्करी, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, P a CO2, इसका क्या मतलब है कि आर्टीरियल, कि हमारे पास जो जिधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड का आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना होता है, वो होता है 40 मिलीमीटर मर्करी। फिर हमारे पास यहाँ पे भी ये जो कैपिलरीज हैं, ये आपके पास कैपिलरीज जो होती हैं, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो भी आपके पास कितना होता है, 46, ठीक है जी। और आपके पास जो लंग्स हैं, लंग्स में भला कितना होता है, लंग्स में हमारे पास होता है, ये एल्वोलाई में होता है 34, 34, ठीक है।
अब होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जब यहां से ब्लड आएगा कैपिलरीज में, तो आपके पास 46 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज लंग्स में आ चुका है, तो यहां पे गैसेज एक्सचेंज होंगी। तो आपके पास ये जो पार्शियल प्रेशर होगा, ये आपके पास 46 जो था, 46 प्लस 6 जो होगा वो 34 में ऐड हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 40। ठीक हो गया। और इधर इससे आपके पास 6 माइनस कर दें तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 40। ठीक हो गया। तो अब एल्वोलाई में भी 40 हो गया और कैपिलरीज में भी 40 हो गया। तो कैपिलरीज का जो ब्लड होता है ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे पास आर्टीरियल ब्लड में, तो यहां पे भी देखेंगे 40 है। और आपके पास एल्वोलाई में भी 40 हो गया। फिर इसके बाद यहां पे देखें कि ये आपके पास वो पार्शियल प्रेशर है कि जो इंस्पायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाहर से हम जो इंस्पायर करते हैं, हम क्या इंस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? हम ऑक्सीजन को इंस्पायर करते हैं, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से इंस्पायर नहीं की जाती। तो जो हम गैस इंस्पायर्ड करते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होता है वो 0 होता है। ठीक है जी। इसी के साथ हमारे पास जो एक्सपायर्ड हम जो बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, वहां पे देखें तो एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आपके पास कितना होगा, 40। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये जो एल्वोलाई बनी हुई है, हमारे पास ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, ये कर रही है फॉलो एल्वियोलर वेंटिलेशन को। एल्वियोलर वेंटिलेशन को ये फॉलो कर रही है। ठीक हो गया कि नॉर्मल हमारे पास जो एल्वोलाई है वो वेंटिलेट कर रही हैं। अगर हमारे पास ये एल्वोलाई वेंटिलेट कर रही हैं, इसको उसने बोहर इक्वेशन के साथ थोड़ा सा रिलेट किया हुआ है। बोहर इक्वेशन हमारे पास जो डेड स्पेस को इवेल्युएट करने के लिए होती है, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास वो ये कह रहा है कि वीडी, वीडी का मतलब है कि हमारे पास डेड स्पेस डिवाइडेड बाय वीटी टाइटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो कह रहा है कि हमारे पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको माइनस करेंगे हमारे पास एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड से, और डिवाइडेड बाय आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होता है ये एक्सप्लेन करता है डेड स्पेसिस को। अच्छा, इसका मतलब कुछ, इसको समझने से पहले हमारे पास जो मैंने वो पार्शियल प्रेशर देखे हैं ना, इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर लें, फिर वो इजी हो जाएगा। तो अगर बॉडी में, इजी करता हूं, आसान करता हूं, कि हमारे पास अगर डेड स्पेसिस कम है, अगर बॉडी में डेड स्पेसिस कम है, तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो एल्वोलाई है वो वेंटिलेशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर वो वेंटिलेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो हमारे पास जो एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर हो रही है उतनी ही हमारे पास क्या है, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर में। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पे भी उसने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास आर्टीरियल जो है ना, एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास जो आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बराबर है। ठीक हो गया। इसके साथ आप देखें, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें कि यहां पे हो हमारे पास डेड स्पेस, तो अगर डेड स्पेस होगी तो ये सारे का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसको एक्सप्लेन करने से पहले पहले जो हमने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फॉर्मूले के साथ रिलेट कर देता हूँ। वो ये कहता है कि हमारे पास अगर डिक्रीज डेड स्पेस, अगर डेड स्पेस हमारे पास कम है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी, एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वो क्या होगी, इज इक्वल टू हमारे पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक हो गया। तो मतलब इसका क्या होगा कि मोर गैस एक्सचेंज, ज्यादा से ज्यादा गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है, मोर गैस एक्सचेंज। ठीक है। और लेस रिटेन्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कम रह रही है, वो आपके पास जो आपका जो ब्लड है, जो बॉडी है, उसमें कम रह रही है। ये क्या बात है, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट जैसे चलेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास वेंटिलेटेड एल्वोलाई का जो सारा मैकेनिज्म था वो हमने देख लिया। अब हम इसी पे दोबारा से देखते हैं कि अगर ये जो हमारे पास एल्वोलाई है ये डेड स्पेस बन चुकी है, अगर ये डेड स्पेस बन चुकी है तो फिर सारे का सारा काम जो होगा वो उल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। वो किस तरह से उल्ट हो जाएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। बाकी सारा ये आपको समझ आ चुकी है। अब ये है डेड स्पेस। तो डेड स्पेस जो होगी, डेड स्पेस में हमारे पास यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक हो गया। मैंने ये कहा था ना कि एल्वोलाई डज नॉट एक्सचेंज गैसेज। अगर डेड एक्सचेंज नहीं कर रही तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में कितनी होगी, एल्वोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी 0। ठीक हो गया। बिल्कुल 0 होगी, 0 होगी। और 0 ही हमारे पास वो क्या करेगा, एक्सेल करेगा, एक्सेल नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। क्योंकि ये डेड स्पेस है। अगर ये एक्सेलेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो नेक्स्ट अब यहां से जो 46 आ रहा था 46 ही आगे चला जाएगा।
तो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर आपके पास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 46 हो जाएगा। नेक्स्ट एक रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा 46 आएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे 6, तो नेक्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट रेस्पिरेटरी साइकिल होगा तो आपके पास 58 हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ड्यू टू डेड स्पेसिस के आपके पास आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ती रहेगी, और एक्सपायर्ड एक्सपायर्ड जो बाहर जानी थी वो आपके पास कितनी है, वो 0 है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करके लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर बॉडी में डेड स्पेसिस ज्यादा है, इंक्रीज डेड स्पेसिस, तो इंक्रीज डेड स्पेसिस की वजह से आपके पास एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो कितनी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, तो वो आपके पास 0 है। एक्सपायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास इज इक्वल टू 0। तो अगर वो 0 है तो लेस गैस एक्सचेंज, इसका मतलब ये है कि लेस गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, और अगर गैस एक्सचेंज नहीं हो रही तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन्ड है, वो आपके पास रिटेन्ड हो रही है, वो ब्लड में रह रही है, और जिसके नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होगा वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, हाइपर कैपनिया हाइपर कार्बिया हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपके पास रेस्पिरेटरी रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इस डेड स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने इस सारे को रिलेट किया है किसके साथ, आप लोगों ने रिलेट किया है मेरे साथ, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के साथ इसको रिलेट किया। ठीक हो गया, ऑक्सीजन की अभी हमने बात नहीं की, तो अब हम इसको रिलेट करते हैं विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये जो डेड स्पेस है ना वो किस तरह से रिलेट होती है। यहाँ पे हमारे पास एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई आपके सामने बनी हुई है, एल्व्यूलाई, और दोनों तरफ हमारे पास ब्लड सप्लाईज हैं। तो अगर आपके पास जो आर्टीरियल हमारे पास जो वीनस ऑक्सीजन होती है ना, वीनस PVO2, तो आपके पास जो वीनस प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का वो होता है 70%। ठीक हो गया, तो जब ये आपके पास यहां से एल्वोलाई के पास आता है तो एल्वोलाई इसमें ऑक्सीजन की एडिशन कर देती है, जिसके नतीजे में आपके पास जो PaO2 होता है ना, आर्टीरियल ऑक्सीजन आपके पास 100% हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास 100% है, ये दोनों तरफ से आपके पास क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब एल्वोलाई के साथ आके उन्होंने गैसेज एक्सचेंज की तो उस नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन का लेवल जो था वो कितना हो गया, 100%। लेकिन 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 अगर हमारे पास ये जो एक तरफ की एल्वोलाई है वो है हमारे पास डेड स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम डेड स्पेस बना लेते हैं कि हमारे पास डेड स्पेस अगर होगी तो फिर ये किस तरह से एक्ट करेगी। ये आपके पास है डेड स्पेस, ठीक हो गया, फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है और ये डेड स्पेस बन चुकी है। फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई भी ऐसी कंडीशन हुई है कि जिसकी वजह से आपके पास फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब अगर यहाँ पे फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो क्या यहां से आपके पास ब्लड एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज नहीं होगा? अगर ब्लड एक्सचेंज नहीं होगा ना तो दो मैकेनिज्म होंगे, यहाँ पे हम दोनों को देखते हैं कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को हम देखेंगे, ठीक हो गया, और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन की वैल्यू को देखेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से आगे ब्लड नहीं जा रहा, ब्लड हमारे पास यहाँ पे रुक गया है, ठीक है, फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन रुकी हुई है। अगर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो जो आपके पास करेक्ट जो सही वाला पार्ट है ना, यहां से सारे का सारा जो आपके पास ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। मैंने कहा था कि शंट का प्रोसेस होता है कि वहां पे आपके पास दूसरी तरफ जिधर ज्यादा ऑक्सीजन होती है उस तरफ ब्लड आपके पास चला जाता है, ठीक है, तो नो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो आपके पास नो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का क्या मतलब होगा, आपके पास हाइपोक्सिया मतलब होता है कि डिक्रीज, हाइपोक्सीमिया, कि डिक्रीज ऑक्सीजन आपके पास हो अगर ब्लड में, इसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो अगर यहां से ऑब्स्ट्रक्शन थी तो आपके पास अल्टरनेटिवली जो उसकी अपोजिट साइड थी वहां से जितना भी ब्लड आ रहा था उसने ऑक्सीजन सारी को रिटेन कर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो थी यहाँ पे वो आपके पास तो वो तो नहीं गई ना इधर का, क्या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जा सकी है? ठीक हो गया, हुआ कुछ इस तरह से कि जो चीज यहां से रिसीव करनी थी वो तो आपके पास यहां से अगर उसको नहीं मिली, इस तरफ से नहीं मिल रही, तो उसने ऊपर से दूसरी तरफ से जाके रिसीव कर ली है। लेकिन जो चीज इसने वापस इसको रिटर्न करनी थी एल्वोलाई को, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या वो दे सका? वो नहीं दे सका। अगर नहीं दे सका तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी यहाँ पे एक्सेल कितनी होगी, एक्सेल इस डेड स्पेस से 0 होगी, 0 एक्सेलेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर हमारे पास डेड स्पेसिस हैं तो मेन प्रॉब्लम जो आता है वो आपके पास आता है हाइपर कैपनिया, ठीक हो गया। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि आपके पास हाइपर कैपनिया का क्या मतलब होगा, कि पेशेंट जो है विद इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी में उसकी
कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हमें पता है कि आपके पास इसके नतीजे में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और रेस्पिरेटरी इंक्रीज रेट जब इंक्रीज होता है तो ये आपके पास क्या करवा देता है, हाइपर वेंटिलेशन, ताकि इस डेड स्पेस को मेंटेन किया जा सके, हाइपर वेंटिलेशन। तो यहां तक हमने ये बात देखी कि आपके पास डेड स्पेसिस का जो इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे मेनली शो होता है, और ऑक्सीजन पे उसका साइड इफेक्ट नहीं शो होता है, क्योंकि डेड स्पेसिस जो होती हैं वो आपके पास ऑक्सीजन को दूसरी तरफ से, आपके पास ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, शंट होता है, तो शंट परफॉर्म करने की वजह से जो ब्लड होता है वो दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपके पास एक्सेल नहीं हो पाती, तो हाइपर कैपनिया पेशेंट को हो जाता है। ठीक हो गया, तो यहां तक की बात हमारे पास इसकी डेड स्पेसिस से रिलेटेड। अब हमने बात करनी है नेक्स्ट, हमारे पास इजी बात आ गई है, आसान आसान सी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एल्व्यूलर गैस इक्वेशन, उसको हम डिस्कस करते हैं। एल्व्यूलर गैस इक्वेशन, एल्व्यूलर गैस इक्वेशन हमारे पास मेनली इसका काम क्या होता है कि ये प्रिडिक्ट फॉर द, हमारे पास एल्व्यूलर O2 प्रिडिक्ट्स फॉर एल्व्यूलर O2। ठीक है, तो मेनली हमारे पास ये क्या बताती है कि आपकी एल्वोलाई में ऑक्सीजन हमारे पास कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। तो इसकी जो हमारे पास इवेल्युएशन के लिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे अगर हमारे पास PaO2 है तो इसका क्या मतलब होगा कि एल्व्यूलर O2, एल्व्यूलर O2, फिर इसके बाद हमारे पास PiO2, ये हमारे पास क्या होगी, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड O2, फिर हमारे पास PaCO2, ये क्या होगी हमारे पास, ये होगी एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड, एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड। कैपिटल जिधर भी होगा वो आपके पास किस चीज के लिए नोमेनक्लेचर प्रेजेंट करता है, वो करता है एल्व्यूलर को। फिर उसके बाद उसने इसी इक्वेशन में हमें कहा है कि हमारे पास इसमें आर कांस्टेंट होता है, इसका क्या मतलब होता है कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो। ठीक है, अब हम नीचे लिखते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या होती है। तो इक्वेशन हमारे पास होती है कि PaO2, कि हमारे पास एल्व्यूलर ऑक्सीजन प्रेशर जो होगा वो इज इक्वल टू हमारे पास इंस्पायर्ड ऑक्सीजन प्रेशर की जितनी इंस्पायर्ड की है, और नेगेटिव आपके पास उसको हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड और डिवाइडेड बाय आर। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बता रही है कि यहाँ पे जितनी इंस्पायर्ड ऑक्सीजन होगी, कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन, नॉर्मली आपके पास कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हम जब जब हम सांस लेते हैं तो एयर में आपके पास 150 होता है। तो वो कह रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन को इंस्पायर किया जाएगा उतनी ही ज्यादा एल्व्यूलर ऑक्सीजन होगी। ठीक है, इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है। दूसरी बात हमारे पास जो है वो ये बता रही है कि अगर आपके पास एल्व्यूलर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, तो इसके इंक्रीज होने से एल्व्यूलर में आपके पास जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे दोबारा लिखता हूं कि मैं आपके पास, अगर बॉडी में हमारे पास इंस्पायर्ड ऑक्सीजन बढ़ेगी, ये बढ़ेगी हमारे पास, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इंस्पायर करेगा उतनी ज्यादा आपके पास एल्व्यूलर ऑक्सीजन बढ़ेगी। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके पास PaCO2, कि अगर एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, कि कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके नतीजे में यहां पे ये वाला जो आपके पास पार्शियल, आपके पास जो एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, तो ये आपके पास डिक्रीज करवा देगा ऑक्सीजन की अमाउंट को। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि PaO2 जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो अगर हम एरो से शो करें तो अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो एल्व्यूलर ऑक्सीजन जो होगी वो कम हो जाएगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है हमारे पास, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बॉडी में अगर तो CO2 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, CO2 की प्रोडक्शन, ठीक हो गया, कोई भी मेटाबॉलिकली आपके पास ऐसी चेंज हो रही है बॉडी में, एक्सरसाइज की कंडीशन है, कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि बॉडी में डेड स्पेसिस जो है वो भी, और मेनली आपके पास ये होता है कि अगर हाइपो वेंटिलेट कर रहा है पेशेंट, हाइपो वेंटिलेट, वेंटिलेशन, हाइपो वेंटिलेशन, तो इसके नतीजे में क्या होगा
कि आपके पास डिक्रीज वेंटिलेशन, एल्व्यूलर वेंटिलेशन अगर डिक्रीज होगी तो इसके नतीजे में दो काम होंगे, ठीक हो गया। ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी और इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास ये जो गैस, ये एल्व्यूलर गैस इक्वेशन होती है, ये मेनली हमारे पास हमें प्रिडिक्ट करती है एल्व्यूलर ऑक्सीजन को। तो दो बातें हमें पता चली, अगर इंस्पायरेशन ज्यादा होगी तो एल्व्यूलर ऑक्सीजन बढ़ेगी, और अगर हमारे पास क्या होगा कि कोई ऐसी कंडीशन है कि जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में बढ़ेगी, तो इसके नतीजे में आपके पास जो एल्वुलर ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने एक ग्राफ से इस चीज को बताया, एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास इंस्पायर्ड ऑक्सीजन जो है ना, आपने देखा कि वो कितनी थी, 150, ठीक हो गया। तो अगर ये 150 थी तो आपके पास आर्टीरियल जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट थी वो थी 40। हमने कहा कि 40 होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एल्वुलाई में। और आपके पास फिर इस नतीजे में एल्व्यूलर ऑक्सीजन जो थी वो थी 100। तो ये सारी की सारी है नॉर्मल वैल्यूज, ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यूज हैं। अब जैसे जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में इंक्रीज करेंगे तो एल्वोलाई इंक्रीज होती जा रही है, और यहां पे देखें कि एल्व्यूलर ऑक्सीजन कम होती जा रही है। एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड 60 हुई तो एल्व्यूलर ऑक्सीजन से 75 होगी। एल्व्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड 70 अगर हुई तो उसके नतीजे में आपके पास एल्व्यूलर ऑक्सीजन जो थी वो मोर और ज्यादा कम होगी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी एल्वोलाई में तो उसके नतीजे में हमारे पास एल्व्यूलर ऑक्सीजन जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस चीज को प्रिडिक्ट करता है, और इसको हम बोलते हैं एल्व्यूलर गैस इक्वेशन, ठीक हो गया। तो यहां तक बात क्लियर होगी। अब आसान आसान बातें शुरू होने लगी हैं हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे लंग परफ्यूजन की, ठीक है। वेंटिलेशन हम सारी देख आए हैं कि वेंटिलेशन में क्या क्या होता है, किस किस तरह से हमारे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन होती है। तो परफ्यूजन की बात हम करते हैं, लंग परफ्यूजन, ठीक है। तो आपके पास लंग परफ्यूजन की अगर हम देखें, आपके पास इसकी डेफिनेशन तो ये होगा ना कि आपके पास ब्लड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लंग, ठीक है। तो आपके पास जो लंग्स के जोन होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द जोन, ये जो आपके पास लंग परफ्यूजन होती है, ब्लड सप्लाई होती है ना, ये अनइक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास लंग्स को तीन जोन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जोन है, सेकंड जोन है, और थर्ड जोन है, ठीक है। तो आपके पास ये अपर जोन है, ये अपर जोन है, फिर ये मिडिल जोन है, फिर लोअर जोन है। तो जो ब्लड फ्लो आपके पास होता है ना, वो आपके पास जो सबसे लोअर जोन होता है यहाँ पे हाईएस्ट होता है। ये जिस तरह उसने लिखा हुआ है, हाईएस्ट ब्लड फ्लो इन द लोअर जोन। और इसके नतीजे में इसके पैरेलल अगर हम देखें तो एपेक्स जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है, उसमें एपेक्स वाले जोन में आपके पास क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो होगा वो कम होगा। इसकी क्या रीजन होती है, काज क्या होती है हमारे पास, इसकी मेन काज ये होती है कि क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। हमारे पास जो ब्लड जाता है ना, आपके पास वेन्स के ऊपर की तरफ जाता है, ब्लड पंप करता है, और ब्लड पंप करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जो हमारी आपके पास जो वीनस ब्लड होती है ना, वीनस सप्लाई, यहाँ पे देखें अगर हमारे पास दो किस्म की ब्लड्स होती हैं, होती हैं हमारे पास, जो हमारा जो नेटवर्क होता है ना वेसल्स का, एक होती हैं आर्टरीज और दूसरी होती हैं वेन्स। तो अगर हम वेन्स की बात करें तो ये वेल्व्यूलर होती हैं, इस तरह से इनमें वॉल्व्स होते हैं। ये वॉल्व्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहां से ब्लड आता है, ठीक हो गया, और फिर वेन से आपके पास क्या होता है, ऊपर पीछे की तरफ जाता है। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है ना, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो आपके पास जो ऊपर की तरफ ब्लड जाता है, तो वो इस वजह से, क्योंकि वेन्स में एक तो वॉल्व्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, दूसरा आपके पास जो हार्ट है ना, वो आपके पास किसका, मोटर की तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है। तो पंप करता है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है, और ब्लड वेसल्स भी आपके पास, इसकी जो टोन होती है मस्कुलर, आपके पास यहाँ पे जो मसल्स होते हैं ना इसमें, वो भी इस चीज को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो लोअर जोन में होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होगी ना वो कम होगी, कम इस वजह से होगी भाई, उसको ऊपर ऊंचाई तक जाते जाते आपके पास ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, इस वजह से वो कहता है कि यहाँ पे ही ना मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है ना वो पहुंचा दूं, ठीक हो गया। तो इस वजह से ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा कि आपके पास जो लोअर जोन होता है ना उसमें हाईएस्ट ब्लड फ्लो होगा। तो हाईएस्ट ब्लड फ्लो हमने किस चीज से मेंशन किया था, हमने कहा था कि इसको प्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। तो इसका क्या मतलब होगा कि परफ्यूजन जो होगी, क्यू की जो रेशो है वो आपके पास जो बेस है उसमें सबसे ज्यादा होगी। और अगर क्यू की हम रिप्रेजेंटेशन करें कि आपके पास एपेक्स पे, तो एपेक्स पे क्यू जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है जी। और जो मिड जोन होता है उस पे आपके पास नॉर्मली होता है, उसको उसने इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब हम ये तो बात हमने कर ली इस तरफ परफ्यूजन की। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं हमारे पास वेंटिलेशन की।
वेंटिलेशन में दोबारा गैसेज आ गई कि कितनी गैस जो है वो इनसाइड और आउटसाइड जा रही है लंग से, तो इसका भी सेम इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। सेम है, सेम का मतलब ये है कि आपके पास जो जोन अपर जोन होगा ना, यहाँ पे लोएस्ट वेंटिलेशन होगी, लोएस्ट वेंटिलेशन, ठीक है। और जो आपके पास बेस है, यहाँ पे क्या होगी, हाईएस्ट वेंटिलेशन, हाईएस्ट वेंटिलेशन। और इसकी मेन काज ग्रेविटी नहीं होती, बल्कि इसकी मेन काज ये होती है कि जब कोई भी पेशेंट जो है ना वो एयर को इंस्पायर करता है, तो इंस्पायरेशन के दौरान आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे भी, तो सब आपके पास पूरे लंग्स में ऑक्सीजन आ जाती है इनहेलेशन के दौरान। तो अपर जो लंग है ना वो आपके पास कंप्रेस कर देती हैं लोअर लंग को। ये क्या करेंगे, ये आपके पास जो लोअर, ये जो आपके पास लोअर बेस है ना, इसको कंप्रेस कर देते हैं। तो जब आपके पास इसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस होने के नतीजे में, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस जनरेट हो जाएगी। जब ये कंप्रेस हो जाएंगी, ये जो एल्वोलाई है सारी की सारी ये कंप्रेस हो चुकी हैं, तो इसमें से ज्यादा एयर निकल जाएगी। जब ज्यादा एयर निकल जाएगी, तो जब आपके पास रेस्पिरेटरी साइकिल परफॉर्म किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा भाग के जो एयर होगी वो नीचे सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगी, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द अपर लंग, ठीक है। अपर लंग कंप्रेस करता है लोअर लंग को, ठीक हो गया, बेस वाले पार्ट को, जिसके नतीजे में ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो वेंटिलेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो आपके पास लोअर लंग बेस वाले पार्ट में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हमने जो ये डायग्राम है, इस पे हमने क्या देखा, हमने अभी तक दो बातें देखी। हमने देखा कि आपके पास जो वेंटिलेशन है वो भी, वी भी आपके पास यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है। और उसके अलावा जो वेंटिलेशन बेस पे है, वो आपके पास वेंटिलेशन यहाँ पे लाइक परफ्यूजन वो भी इंक्रीज है। तो परफ्यूजन भी बेस पे ज्यादा है, वेंटिलेशन भी बेस पे ज्यादा है, और इसके नतीजे में परफ्यूजन भी एपेक्स पे कम है, और वेंटिलेशन भी एपेक्स की जो पार्ट होता है लंग्स का, वहां पे ये कम होती है, ठीक हो गया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास थोड़ा सा हम देखते हैं हमारे पास। तो ये जो आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होती है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो आपके पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन, एल्व्यूलर वेंटिलेशन डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास क्या होगी, लीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और ये भी आपके पास लीटर पर मिनट। तो जब हमने इसको देखा, तो आपके पास ये 4/5, क्योंकि वेंटिलेशन 4 लीटर एयर आती है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8 नॉर्मल वी ओवर क्यू वेंटिलेशन, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि आपके पास जब हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया ना, तो आपके पास जो परफ्यूजन होती है, जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसमें जो चेंज है, उसमें जो डिफरेंस है, वो ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू द वेंटिलेशन। क्या बात करने का मकसद है कि यहाँ पे हम डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज हमने कहा कि क्यू, और यहाँ पे हमने लिखा कि चेंज हमारे पास वेंटिलेशन। तो आपके पास फ्रॉम द बेस टुवर्ड्स द एपिक्स जब हमने देखा, तो यहाँ पे हमें ज्यादा चेंज नजर आता है। ज्यादा चेंज का मतलब ये है कि ज्यादा आपके पास डिफरेंस आता है ब्लड फ्लो का फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द लंग्स। और जब हमने वेंटिलेशन की बात की, तो यहाँ पे आपके पास जो चेंज होता है, उसका जो डिफरेंस आता है वो कम होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपके पास जो वेंटिलेशन होती है वो अपर लंग में जो होती है ना, वो आपके पास कम होगी, लेकिन लोअर जो लंग होगा, लोअर बेस वाला पार्ट होगा, उसमें आपके पास जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल वी आपके पास स्मॉल चेंज यहाँ पे, और यहाँ पे डेल क्यू जो होगी आपके पास, यहाँ पे ये लार्ज चेंज होता है, लार्ज चेंज फ्रॉम द बेस टू द एपिक्स। यहाँ पे भी आपके पास बेस टूवर्ड द एपिक्स तो ज्यादा नहीं, कम चेंज देखने को मिलता है, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके पास जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन ज्यादातर जो अपर पार्ट होता है ना, लंग्स का जो अपर पार्ट होता है ना, वहां पे आपके पास ऑक्सीजन जो होती है ना वो ज्यादा रिटेन होती है, ऑक्सीजन ज्यादा आपके पास यहाँ पे रिटेन होती है अपर पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ना अपर लोब। तो इसी वजह से अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, तो ट्यूबरक्लोसिस आपके पास ये ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मीडियम में ज्यादा आपके पास ग्रो करता है जिधर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में हो, तो इसी वजह से
पेशेंट अगर ट्यूबरक्लोसिस का है तो वो आपकी अपर लोब को इन्वॉल्व करेगा, अपर लोब को इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे कैविटेटरी लीजन जो है ना वो नजर आएगा आपको, यहाँ पे कैविटेशन नजर आएगी। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर देता हूँ आपके पास। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दरमियान से, आपको ये जितना भी पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये कैविटेटरी लीजन आपके पास हो जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट में, और ये अपर लोब को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में अब हम बात कर लेते हैं। डिटेल में बात करने से पहले आप ये अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि ये आपके पास वो कह रहे हैं कि वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन जो है वो इस यहाँ पे किस तरह से है, और यहाँ पे आपके पास वेंटिलेशन ओवर ओवर परफ्यूजन जो है वो किधर है। तो आपके पास जो परफ्यूजन होती है ना, यहाँ पे देखें कि परफ्यूजन जो है वो आपके पास बहुत ज्यादा होती है लोअर लोब में। लोअर लोब में परफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, ब्लड ज्यादा आता है, लेकिन उसके मुकाबले में वेंटिलेशन जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपके पास वो भी ज्यादा है। दोनों एरोज जो है वो ऊपर को, इसका मतलब है दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपके पास वेंटिलेशन इतनी नहीं होती। अगर आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर आपके पास ज्यादा बढ़ रहा है, तो आंसर पता क्या आएगा? आंसर आपके पास आएगा कि इनकी जो आंसर आएगा, जो रेशो आएगी वो डिक्रीज आएगी, क्योंकि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है नोमिनेटर से। ठीक है, इसको मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूँ कि किस तरह से ये होता है। फिर यहाँ पे देखें, अगर अपर लोब की बात करें तो अपर लोब में हमारे पास यहाँ पे वेंटिलेशन भी डिक्रीज हो रही है और परफ्यूजन भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन परफ्यूजन जो है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है वेंटिलेशन से। दोनों आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो इसके नतीजे में आपके पास जो V ओवर Q रेशो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये बात थोड़ी सी एक्सप्लेन हम करते हैं इधर, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो बेस वाला पार्ट है ना, लंग बेस का, ये सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। बेस, तो यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से कि वेंटिलेशन भी इंक्रीज है और परफ्यूजन भी आपके पास इंक्रीज है, लेकिन परफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, परफ्यूजन ज्यादा इंक्रीज है। इसी वजह से आपके पास क्या होगा कि लोएस्ट V ओवर Q, के V ओवर Q की जो रेशो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज ऑफ द वेस्टेड, वेस्टेड क्यू। क्यू का क्या? वेस्टेड क्यू, के क्यू वेस्ट हो रहा है। क्यू क्या है कि आपके पास ब्लड फ्लो, तो ब्लड आपके पास ज्यादा आ रहा है, उसको उतनी ज्यादा गैस नहीं मिल रही जितनी नीचे से वो ब्लड फेंका जा रहा है उधर। इस वजह से आपके पास जो रेशो होगी वो डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि नॉर्मल V ओवर Q कितनी होती है? हमारे पास V होता है 4 और आपके पास Q कितना होता है? 5, और इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? N से नॉर्मल ये आती है 0.8। अगर हम इसको अब यहाँ पे देखें कि ये जो कंडीशन है, तो आपके पास यहाँ पे V इंक्रीज हो रहा है, तो V कितना इंक्रीज हो रहा है? आपके पास 4.5 वेंटिलेशन इंक्रीज हो, लेकिन परफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो परफ्यूजन हमने कहा कि 7 लीटर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.6। ठीक है, तो अब ये देखें कि 0.8 से ये कम है, ये इंक्रीज है, तो ये डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब परफ्यूजन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ना, तो आपके पास वेंटिलेशन बेशक इंक्रीज हो रही है, लेकिन परफ्यूजन के मुकाबले में उसके इक्वली नहीं हो रही। तो इस वजह से आपके पास जो V ओवर Q होता है वो आपके पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया, बेस के ऊपर अगर हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं, इसी के रिलेट कर लेते हैं कि आपके पास ब्लड फ्लो जो होता है ना वो मच ग्रेटर देन द वेंटिलेशन। बेस और एपेक्स की बात करते हैं अब हम। एपेक्स पे अगर हम देखें तो आपके पास क्या होगा कि वेंटिलेशन भी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज वेंटिलेशन, एंड आल्सो आपके पास परफ्यूजन भी डिक्रीज हो रही है, परफ्यूजन ज्यादा कम होती है। तो इसके नतीजे में जो आंसर आता है वो कितना आता है हमारे पास? वो ये आएगा कि आपके पास V ओवर Q रेशो जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये कैसे इंक्रीज हो जाएगी? मिसाल के तौर पे नॉर्मल आपके पास V ओवर Q कितना था? 4/5, तो आंसर क्या आता था? 0.8। अब हमने कहा कि वेंटिलेशन डिक्रीज होगी, तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन भी डिक्रीज होगी, तो वेंटिलेशन हमारे पास 4 की बजाय कितनी होगी? 3। और हमने कहा कि आपके पास जो परफ्यूजन है वो हमने कह दिया कि आपके पास है 1.5। ठीक है, तो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करने से जो आंसर आपके पास आता है ना वो कितना आता है? 2। ठीक हो गया, तो 0.8 से बड़ा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से आपके पास एपेक्स में
जो वैल्यू आती है वो V ओवर Q की जो रेशो आएगी वो इंक्रीज आएगी। ठीक हो गया। इतना मैथमेटिकली इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन आपने सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो अपोजिट है। ऊपर बहुत आपके पास जो जो बेस है ना, बेस में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और एपिक्स में ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि जैसे ऊपर यहाँ पे क्यू वेस्टेड हो रही थी, हमारे पास ब्लड फ्लो वेस्टेड हो रहा था, इसी तरह आपके पास यहाँ पे वेंटिलेशन वेस्टेड होगी कि जितनी भी वेंटिलेशन हो रही है उसके मुकाबले में उतना ब्लड नहीं आ रहा, तो वेंटिलेशन वेस्टेड होगी, जिसके नतीजे में ये आपको कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये दोबारा से हम इसी डायग्राम को देखते हैं आपके पास। ये देखें कि वो ये कह रहा है कि जोन 1 में क्या हुआ कि वेंटिलेशन भी डिक्रीज हुई, परफ्यूजन भी डिक्रीज हुई, जिसके नतीजे में V ओवर क्यू रेशो जो थी वो बढ़ गई। जैसे कि मैंने कहा कि 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आंसर क्या आया आपके पास, 2 आया। नॉर्मली कितना था यहाँ पे, नॉर्मली V ओवर क्यू होती है 0.8, तो इस वजह से ये बढ़ गई। और यहाँ पे हमने कहा कि आपके पास आंसर था 4.5, हमने कहा कि वेंटिलेशन बड़ी थी, परफ्यूजन 7 होगी, तो जिसके नतीजे में आंसर कितना आया, तकरीबन 0.6, जो कि 0.8 से कम है, तो वो डिक्रीज होगी। तो इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा ये जो V ओवर क्यू रेशोज होती हैं वो इस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमने जो बात डिस्कस करनी है वो ये है हमारे पास कि इधर ब्लड फ्लो की जो आपके पास ब्लड फ्लो जो होता है ना, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, वो किस तरह से होता है। यहाँ पे ये देखें कि ये आपको नजर आ रहा होगा, उसने तीन चीजें, ये जोन 1 है, PA सारा आपके पास, यहाँ इस पे तो आपको पता चल रहा होगा कि A एल्व्यूलर है और स्मॉल a आर्टीरियल है और V आपके पास है वीनस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो PA जो है ना हमारे, मतलब कि एल्व्यूलर जो है वो आपके पास कितना ज्यादा उसने बड़ा दायरा, और जो दरमियान में आपके पास ब्लड है वो स्ट्रीक लाइन है, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है उसने, यहाँ पे उसने कुछ कम ऑब्स्ट्रक्शन की हुई है और यहाँ पे आपके पास उसने बिल्कुल भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की हुई। ये दोनों की दोनों ब्लड सप्लाई आपस में जुड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पल्मोनरी ब्लड फ्लो देखते हैं जी अब हम। पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अच्छा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है ना, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि पल्मोनरी आर्टीरियल फ्लो है, जो कि हमारे पास आर्टरीज जो होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स, सॉरी राइट हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आपके पास किधर आता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से यहाँ पे आ गया, और पल्मोनरी कैपिलरी से आपके पास पल्मोनरी वेन में जाएगा, और पल्मोनरी वेन से आगे किधर चला जाएगा, लेफ्ट हार्ट में। तो ये सीक्वेंस होता है इसका। अब वो ये कह रहा है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो आपके पास होगा तब जबकि एवी प्रेशर डिफरेंस होगा। एवी प्रेशर क्या है, यहाँ पे ये ए है और आपके पास ये वी है। तो अगर इनके दरमियान आपके पास डिफरेंस होगा ना, तो फिर ही आपके पास जो ब्लड फ्लो है ना वो मेंटेन हो सकता है। जैसे अगर आपके पास आर्टीरियल जो ब्लड फ्लो है वो हमने कह दिया कि आपके पास है 25, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो वीनस ब्लड फ्लो है वो हमने कह दिया कि आपके पास 12 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 13 का। तो अगर डिफरेंस होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, तो फिर ही ब्लड जो होगा यहाँ से गुजर के आगे जाएगा। अगर डिफरेंस नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है, डिफरेंस क्या हो गया 0, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो ब्लड फ्लो करने के लिए एवी डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास नॉर्मली हमें चाहिए होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो ब्लड फ्लो लंग्स करवा रहे होते हैं, आपके पास जो प्रेशर होता है कैपिलरीज में, एल्वुलर में, ऊपर से जो एल्वोलाई होती है ना, इसके ऊपर एल्वोलाई पड़ी होगी, तो एल्वोलाई भी प्रेशर, जब उसमें एयर आती है, यहाँ पे जब एयर आएगी उसमें, तो ये भी प्रेशर डालेगी। तो अगर आपके पास इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या करवा देगी, हाई एल्वुलर प्रेशर क्या करेगा कि नो ब्लड फ्लो, डेड स्पेस बन जाएगी। ठीक है, तो एल्वुलर प्रेशर अगर हाई एल्वियोलर प्रेशर होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इसके नतीजे में आपके पास नो ब्लड फ्लो, नो ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो नहीं होगा। ठीक हो गया, और ब्लड फ्लो अगर नहीं होगा तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डेड स्पेस। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि आपके पास ये जो सारे के सारे रिलेशंस हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, वो किस तरह से आपके पास लंग्स में एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, ये किस तरह से आपके पास ये सारा काम होता है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसी डायग्राम पे ना मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये सारा जो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, और इसी पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, लोअर लंग की बात करेंगे। ठीक है, कि सबसे बेस वाला जो पार्ट है, तो बेस में होता कुछ इस तरह से है, बेस वाले पार्ट में कि जो पी ए होता है ना, पी ए, यहाँ पे ये जो पी ए होता है वो इंक्रीज होता है,
किससे? आपके पास पीवी से, पीवी, और उसके अलावा आपके पास पीए से। ठीक है, तो यहां पे ये बात वो ये कह रहा है कि आपके पास आर्टीरियल प्रेशर और वीनस प्रेशर, ये दोनों के दोनों प्रेशर जो हैं ये एल्व्यूलर प्रेशर से ज्यादा हैं। यहां से भी फोर्स लग रही है ऊपर से, लेकिन इसकी जो फोर्स है आपके पास यहां पे फ्लो करवाने की, ठीक हो गया, और इसकी जो फोर्स है आपके पास, ये जो इसका जो फ्लो है, वो दोनों आपके पास इस एल्व्यूलर प्रेशर से ज्यादा हैं बेस में। इस वजह से आपके पास ये फॉलो किया जाता है एट बेस। ठीक हो गया, एट बेस। तो इसी वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो होता है ना वो आपके पास बेस पे नॉर्मली हो रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो अपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, सबसे ऊपर एपेक्स वाला जो पार्ट है, तो वहां पे क्या हमें देखने को मिलेगा? वहां पे पी ए। पी ए का क्या मतलब है? एल्व्यूलर। तो पी एल्व्यूलर प्रेशर आपके पास मोर देन और इक्वल टू पी ए, और पी ए आपके पास ज्यादा होगा पीवी से। ठीक हो गया, और एट एपिक्स। तो अब हम अगर इसको रिलेट करें, तो अगर हमारे पास एल्व्यूलर प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो अगर आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा है तो क्या ये आगे ब्लड को जाने देगा? अगर यहां पे ये इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो इसने सारी की सारी कैपिलरी को कंप्रेस कर दिया। अगर इसने कंप्रेस कर दिया तो क्या ब्लड फ्लो नॉर्मली आगे जाएगा? वो नहीं जाएगा। ठीक हो गया, तो एपेक्स के ऊपर आपके पास इसी वजह से कोई भी ब्लड फ्लो जो होता है वो नॉर्मली नहीं हो रहा होता। ठीक हो गया, और अब हम बात कर लेते हैं मिडल। तो मिडल में हमारे पास क्या होगा? मिड जो लंग होते हैं वहां पे आपके पास पी ए, आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? हमारे पास पी एल्व्यूलर से। ठीक है, और ज्यादा होगा पीवी से। ठीक है, एट मिड। यहाँ पे थोड़ी सी बात समझने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इधर क्या बात है कि ये एल्वोलाई है। ठीक है, ये एल्वोलाई है, और यहां से आपके पास ये ब्लड सप्लाई जा रही है, और इसके बाद आपके पास ये, और फिर आपके पास ये आर्टीरियल पी वी, और ये क्या है? पी ए। तो यहाँ पे आपके पास जब मिड जो लंग होते हैं ना, ये एल्व्यूलर प्रेशर जो होता है ना वो ज्यादा होता है वीनस प्रेशर से। तो इस वजह से ये कंप्रेस कर देता है हमारे पास वीनस, ये वेन्स जो होती है इसको कंप्रेस कर देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि ये आपके पास ये जो वेन, यहाँ से वेन शुरू हुई, तो वेन आपके पास ये इस तरह से पी वी जो है वो कंप्रेस है, क्योंकि पी यहाँ पे एल्व्यूलर ने इसको कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया है आपके पास एल्व्यूलर प्रेशर की वजह से। मिड में ऐसा होगा कि जब पी आर्टिकल प्रेशर, जैसे जैसे हमारे पास पंप सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर, एक दफा प्रेशर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो इस तरह से होते हैं ना आपके पास सिस्टोलिक डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो जब पी पी आर्टीरियल प्रेशर आपके पास पीक पे होगा, तो पीक पे जब आपके पास इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होने के नतीजे में आपके पास ये क्या करवा देगा? ये इस ऑब्स्ट्रक्शन को आपके पास ओपन कर देता है। ठीक हो गया, कि जब आपके पास एट द पीक, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जो आपके पास मैकेनिज्म होता है कि आपके पास ये किस सीक्वेंस से होगा? पल्सटाइल सीक्वेंस है। पल्सटाइल सीक्वेंस में पी आर्टीरियल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो वो आपके पास एल्वुलर प्रेशर से इंक्रीज होगा, तो वो आपके पास आगे फ्लो करवा देगा। फिर उसके बाद जब वो डिक्रीज होगा पी आर्टीरियल प्रेशर, तो दोबारा से यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर दोबारा से जब पी आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, दोबारा से आपके पास यहाँ से फ्लो जो होगा वो होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से आपके पास जो मिडल आर्टरी होती है ना, वहां पे जो आपके पास आर्टीरियल प्रेशर होता है वो एल्वुलर प्रेशर से इंक्रीज होता है। तो और ये मैकेनिज्म जो होता है ना वो फॉलो किया जाता है। अब आखिरी बात ये रह गई है कि जो आपके पास एपिक्स वाला पार्ट है ना, तो एपिक्स वाले पार्ट में हमने कहा कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है। ऑब्स्ट्रक्शन क्योंकि एल्वुलर प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जैसे कि हेमरेज या शॉक, हेमरेज होगा या शॉक होगा, ठीक हो गया, तो आपके पास इन कंडीशन में क्या हो जाता है कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा, मतलब फ्लूइड कम हो जाता है। जब कम हो जाएगा तो आपके पास जो कैपिलरी कंप्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हेमरेज या शॉक होगा तो जो ब्लड सप्लाई होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा। तो एपेक्स में हेमरेज और शॉक की कंडीशन में आपके पास कैपिलरी कंप्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और ज्यादा कैपिलरी कंप्रेशन इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है। और इसी वजह से आपके पास जोन 1 जो होता है ना, जो एपेक्स जोन 1 होता है ना, वो जोन 1 बन जाएगा डेड स्पेस। तो ये एमसीक्यूज आता है, जोन 1 डेड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द एमसीक्यूज कि किस तरह से, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कंप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये डेड स्पेस बन जाएगा। ठीक हो गया जी। आखिरी बात है हमारे पास, लेक्चर खत्म होने वाला है, वो ये है कि एक्सरसाइज के दौरान आपके पास क्या क्या चेंजेस आती हैं। एक्सरसाइज, उसके स्पेलिंग मैंने बिल्कुल गलत लिख दिए हैं। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के दौरान आपके पास O2 की डिमांड जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। किस तरह से बढ़ जाती है? अगर यहाँ पे हमने एक टिश्यू बनाया है, ये एक टिश्यू है आपके पास, बॉडी टिश्यू है, और आपके पास यहाँ से हार्ट, हार्ट जो है, हार्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास है राइट हार्ट है, और यहाँ पे ये वाला आपके पास है लेफ्ट हार्ट है। तो लेफ्ट हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज को जा रहा होता है, और टिश्यू से आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट हार्ट में आ रहा होता है। इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस होता है इनका, जो ये क्लोज सर्किट है। तो टिश्यूज में जब हमने एक्सरसाइज करना शुरू की, तो एक्सरसाइज करने के नतीजे में बॉडी में आपके पास क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, बॉडी का ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो ये ऑक्सीजन को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रही है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो आपके पास यहाँ पे आएगी, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। और राइट हार्ट इसको किस तरफ भेज देते हैं? इसको भेज देते हैं लंग्स की तरफ। ठीक है। और फिर लंग्स इसको दोबारा से साफ करके, साफ करने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेंगे, ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देंगे, और दोबारा से इसको आपके पास आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में फेंक दिया जाएगा। और ये क्या है? ये वीनस ब्लड सप्लाई है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब एक्सरसाइज की किसी पेशेंट ने, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो बढ़ गई। ठीक हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्मेशन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके नतीजे में होता क्या है कि एक्सरसाइज के दौरान लंग्स क्या करेंगे? लंग्स आपके पास इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं। जब कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं ना, तो आपके पास, और दूसरा आपके पास कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाती है, और आपकी जो वेसल्स होती हैं उनमें भी वेजो डायलेशन हो जाती है। तो वेजो डायलेशन जब होती है ना, तो आपके पास ये जो अपर लोब की कैपिलरीज और आर्टरीज, ये सारी ये डायलेट हो जाती हैं, तो ज्यादा ब्लड यहाँ पे जाना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास ये भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। मतलब ये भी आपके पास जो हमने क्या कहा था कि आपके पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन जो थी ना, वो यहाँ पे भी होना शुरू हो जाती है। अगर एल्व्यूलर वेंटिलेशन यहाँ पे भी होना शुरू हो जाएगी, तो इसके नतीजे में जो यहाँ पे बात आपको समझाने वाली वो ये है कि आपके पास V/Q रेशो जो होती है, V/Q रेशो अप्रोचेस टू 1, अप्रोच 1 पे अप्रोच, मतलब आपके पास इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है। मोर ब्लड फ्लो होगा, मोर वेंटिलेशन होगी, वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगी, ब्लड फ्लो भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। और आपके पास कोई भी जो जोन होगा वो आपके पास सारे जोन जो होंगे वो इक्वली काम करेंगे, मतलब कि वो आपके पास वेंटिलेशन परफ्यूजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यूज ये आएगा कि जो मीन आपके पास आर्टीरियल ऑक्सीजन और आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वीनस कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास जो वीनस ऑक्सीजन होती है ना, वो डिक्रीज होती है। इस बात का मकसद ये है कि अगर एक्सरसाइज हुई है तो आपके पास ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इन सब के नतीजे में हुआ कुछ इस तरह से कि जो आगे आपके पास ये जो ऑक्सीजन जा रही है ना, ऑक्सीजन आर्टीरियल साइड की तरफ जा रही है, वो आपके पास उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मल कितनी होती है आपके पास? आर्टीरियल ऑक्सीजन 90 होती है, और आपके पास आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 40 होती है। तो ये उतनी ही रहेगी। लंग्स ने और हार्ट ने अपना काम बढ़ा दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे टिश्यू ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहे हैं। और नॉर्मली PVO2 अगर हम बात करें वीनस ऑक्सीजन की, तो वो नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल होती है 70। ठीक हो गया। लेकिन यहां पे आपके पास क्या होगा कि ये डिक्रीज हो जाएगी, लेस देन 70 होगी, ज्यादा ऑक्सीजन वहां पे यूटिलाइज हो रही है। मतलब यहाँ पे कितनी पीछे आएगी? वो पीछे आ रही है आपके पास अब वीनस सप्लाई में 60 आ रही है। और दूसरे नंबर पे PV कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लंग बना रहे हैं। अगर ज्यादा बना रहे हैं, नॉर्मली कितनी होती है? 46। तो अब हमारे पास यहाँ पे तकरीबन देखने को कितनी मिलेगी? 50 देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। तो क्या चेंज हुआ एक्सरसाइज के दौरान? आपके पास वीनस
आर्टीरियल सॉरी वीनस ऑक्सीजन और वीनस कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, लेकिन आर्टीरियल ऑक्सीजन और आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉर्मल रहती है। क्योंकि हमारे पास लंग्स और हार्ट उस सारे के सारे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। और इस दौरान आपके पास लैक्टिक एसिडोसिस भी हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि आपके पास जो पीएच होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने के नतीजे में लैक्टिक एसिडोसिस भी पेशेंट को देखने को मिलता है, पीएच डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज के दौरान एमसीक्यूज ये आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन और कार्बन डाइऑक्सीजन आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसमें क्या फर्क आएगा, और वीनस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या फर्क आएगा। तो वीनस वाली चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा डीलोड कर रहे हैं टिश्यूज जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना रहे हैं। और उस तरफ अपोजिट साइड पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा टॉपिक आज का। यहाँ पे अगर आप देखें कि रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज अगर हमने बात की, तो आपके पास हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो, क्यू क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ा, और आपके पास इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, इंक्रीज वी क्यू रेशो फ्रॉम बेस टू द एपेक्स, के बेस से लेके एपेक्स तक सारी की सारी वी क्यू रेशो जो होती है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस ज्यादा होगा वहां पे। डिक्रीज पीएच ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, राइट शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जब हमने कहा था कि नॉर्मली आपके पास ये इस तरह एससीएफ होती है, तो जब ऑक्सीजन ज्यादा डीलोड करते हैं आर्टीरियल सप्लाई, तो ये आपके पास किस तरफ, राइट शिफ्ट को चली जाती है। ठीक हो गया, पीछे इसके पास ऑक्सीजन जो होती है वो कम रह जाती है, तो इस वजह से राइट शिफ्ट होगी। ये कल वाला टॉपिक था, अगर नहीं पता तो यूट्यूब से आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास टिश्यू ऑफलोडिंग ऑफ मोर ऑक्सीजन, के ज्यादा ऑक्सीजन को ऑफलोड करेंगे, उतारेंगे, ऑफलोड कर रहे हैं मतलब कि आर्टीरियल ब्लड से निकाल रहे हैं, और कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। आर्टीरियल ऑक्सीजन और आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड आर मेंटेन्ड बाय होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म, आर्टीरियल पे कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन विनस ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज O2 कंजप्शन ये कम हो रही है, और PvCO2 ये ज्यादा हो रही है, क्योंकि डिक्रीज इंक्रीज CO2 प्रोडक्शन, तो इसके नतीजे में ये ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है वो आपके पास एक ये पढ़ा है, एल्व्यूलर गैस एक्वेशन पढ़ी है, कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एल्व्यूलर ऑक्सीजन जो होगी वो डिक्रीज हो जाती है, ये पढ़ा है हमने। उसके अलावा हमने ये पढ़ा है, ये वाला जो सारे का सारा था। अब यहाँ पे सिर्फ एक बात रह गई है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि V/Q आपके पास ये जीरो कब होगी, और V/Q इन्फिनिटी कब होगी। अगर तो आपके पास कोई एयर वे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो ये आपके पास जीरो हो जाएगी, और लेकिन अगर आपके पास वेंटिलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी परफ्यूजन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या बात कर रहा है वो हमारे पास। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये आपके पास जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, अगर यहाँ पे मैं ऑब्स्ट्रक्शन का आगाज करवा दूं ना, तो ये कौन सा पाथवे है, यहाँ से एयर आ रही है, तो एयर नहीं आ रही, एयर को बंद कर दिया। अगर एयर को बंद कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, V/Q, तो हमने VQ बंद कर दिया। अगर V को बंद कर दिया तो नोमिनेटर में V है, तो ये आपके पास वैल्यू होगी जीरो। और अगर V/Q आपके पास ये जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन होगी है, तो ये आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अगर Q जीरो होगा ना, तो जीरो को आपके पास डिवाइड, V को डिवाइड करेंगे जीरो पे, तो आंसर V आएगा। अब एमसीक्यूज ये आता है कि अगर हमने बाहर से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी है, तो आपके पास क्या हम ये V/Q जो आपके पास जीरो है इसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आप बाहर से ऑक्सीजन देंगे तो यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन काज हो चुकी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये मेन ब्रोंकाई है। ठीक है, और म्यूकस प्लग यहाँ पे बंद, आके बंद हो गया। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे म्यूकस प्लग आ चुका है तो आगे एयर ही नहीं आ रही, तो आप बाहर से अगर ऑक्सीजन देंगे तो क्या आप आपके पास आर्टीरियल ऑक्सीजन को ठीक कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एयर ही नहीं आ रही। भाई ऑक्सीजन दी आपने तो ऑक्सीजन अंदर भी तो आए, किस तरह से अंदर ब्लड में आएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एल्वोलाई है, और यहाँ पे आपके पास ये थी उसकी ब्लड सप्लाई। ठीक है, उसने कहा कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब हमने अगर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी तो हम क्या करेंगे कि इसको ठीक कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द
अगर यहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म या कोई भी काज है तो ऑक्सीजन अगर देंगे तो आपके पास बिल्कुल ठीक हो सकता है 100% ऑक्सीजन से, क्योंकि ये जो ब्लड होती है ना, ये ब्लड शंट मार जाता है। शंट क्यों मारेगा? जिधर आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन वाली एल्वोलाई है ना, यहाँ अगर नहीं जा रही तो ये सारा ब्लड आपके पास डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक हो गया? तो ये बात उसने लिखी है, क्योंकि शंटिंग का प्रोसेस जो है ना वो हो रहा होता है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन शंट, ठीक हो गया। यहाँ आपके पास है इन शंट 100% O2 डज नॉट इंप्रूव पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन। अगर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम बाहर से ऑक्सीजन देंगे तो कोई भी आपके पास चेंजिंग नहीं आ सकती। ठीक हो गया? फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन, कोई उसने एस्पायरेशन कर लिया तो कोई भी ऐसी कंडीशन है तो डज नॉट इंप्रूव। लेकिन अगर आपके पास वी ओवर क्यू ब्लड फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्रिएट हुई है, तो एज्यूमिंग लेस देन 100% डेड स्पेस की आपके पास ये डेड स्पेस बनी है लेकिन 100% नहीं है, तो 100% ऑक्सीजन इंप्रूव कि हमने जब उसको बाहर से ऑक्सीजन दी, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपके पास ये कैपिलरीज में, वेन्स में, आर्टरीज में आपके पास एम्बोलाई फंस जाता है, तो जब हम देते हैं ऑक्सीजन तो वो शंट करके जो सही आपके पास एल्वोलाई होती है उस तरफ चला जाता है, ब्लड जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, इससे इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो यहां तक था आज का हमारा टॉपिक। अगर